हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप में। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स 11वीं क्लास की। चैप्टर चल रहा है तीसरा और सरल रेखा में गति, जिसका मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके सामने। जो बच्चा आज नया है इस चैनल पर, वो हमारी पुरानी वीडियो को जाकर पहले देख सकता है। चाहे तो वो इसकी तीसरे अध्याय का पहला पार्ट पहले देख सकता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि क्या है, चाल ज्ञात करने की ग्राफिक विधि। ठीक है, तो इस सब को जानने से पहले हमें ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि चाल होती क्या है, किसे कहते हैं चाल। देखिए, हर किसी इंसान की चाल होती है कि इंसान चल रहा है तो उसकी चाल है 2 कदम चला, 4 कदम चला, कोई तेज चल रहा है, कोई हल्के चल रहा है। तो चाल हमें पता है कि कदमों के द्वारा चाल चली जाती है। घड़ी है, घड़ी की भी चाल चल रही है, पृथ्वी है, पृथ्वी की भी चाल चल रही है, हर चीज की चाल चल रही है। लेकिन उस चाल को अगर डिफाइन करेंगे तो वो किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखिए बच्चे, कि सबसे पहले इस चाल को ज्ञात करने के लिए हम चाल की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है ना। चाल क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं मैं, आज से मैं आपको बोर्ड पर डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, इसलिए आप कॉपी पेन निकालकर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल, एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। अच्छा बच्चे, ये तो हमें पता चल गया कि चाल क्या होती है। चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल का फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल का ये तो फॉर्मूला है और चाल में हमें पता भी चल गया कि दूरी और समय इसमें बहुत वैल्यूबल होते हैं। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि जो चाल होती है वो एक अदिश राशि होती है। क्या होती है? चाल हमारी एक अदिश राशि होती है। ठीक है, ये चाल किधर भी हो सकती है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकती है। इसका मतलब ये चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर बीमा की बात करें तो होती है LT-1। जैसे कि फॉर्मूला है, फॉर्मूले में दूरी है, दूरी को L से रिप्रेजेंट करते हैं, समय है T से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसकी बीमा लिखेंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा L-T, यानी कि कितनी हो जाएगी इसकी बीमा? LT-1 हो जाएगी। ठीक है, इतना तो हमने चाल के बारे में समझ लिया। अब जो हमारा मेन टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है, चाल ज्ञात करने की ग्राफिक विधि, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए बच्चे, जब ग्राफ पर हम चाल को समझेंगे तो चाल को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक होता है मूल बिंदु, जो कि अक्ष पर निरूपित होता है। अक्ष हमारा जो होता है उसको कैसे इंडिकेट करते हैं? इस टाइप से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये होता है नीचे एक्स अक्ष और ये होता है हमारा वाई अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज और ये क्या होता है हमारा ऊर्ध्वाधर। क्लियर। अब हम क्या करेंगे चाल ज्ञात करने के लिए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चाल के लिए हमें दूरी और समय, दो चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूबल होती हैं। तो हमें जैसा कि ग्राफ के अंदर दिखाया जा रहा है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर मिलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं 0,0 या फिर बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, इसके एक साइड हम 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम पॉइंट ले लेते हैं बराबर बराबर दूरी पर। इसी तरीके से ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ले लिए, एक और ले लेते हैं। चलो, हमने वाई को थोड़ा सा पास में यहां लिख दिया और इसे थोड़ा आगे बढ़ाकर ये हो गया 6। नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। क्लियर। यहां पर भी नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। ये चीज आपने अच्छी तरीके से देख रखी है और बचपन से आप इस ग्राफ को देखते हुए आ ही रहे हैं। ठीक है,
अब इस ग्राफ के ऊपर हमें देखना है कि चाल को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो जब हम चाल को ज्ञात करते हैं तो एक तरफ तो हम लिख लेंगे दूरी, क्योंकि हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो दूरी की जरूरत पड़ेगी और दूसरा किसकी जरूरत पड़ती है, समय की। किसकी जरूरत पड़ती है, समय की। अगर हम क्या करते हैं कि दूरी और समय को कुछ इस तरीके से कर लें कि समय हमारा 1 2 3 4 5 डैश 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 बहुत सारे हो सकते हैं, ये हमें सेकंड में हमने काउंट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमने दूरी है वो हमने मीटर के अंदर लिख ली 2 4 6 8 डैश 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 डैश, इस तरीके से हमने लिख ली। तो इस तरीके से लिखने के बाद हम इनको देखते हैं कि ग्राफ के ऊपर जो हमारी ऊपर चलने वाली लाइन है, यानी कि ऊर्ध्वाधर जो रेखा है, उसको हम दूरी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी से। ठीक है, और जो नीचे वाली लाइन है यानी कि जो क्षैतिज लाइन है, उसको हम समय से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, समय से। बच्चे जरा ध्यान से देखना कि हमें देखना है कि y अक्ष जो है, y अक्ष को हम दूरी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमारा नीचे दे रखा है क्षैतिज अक्ष, उस क्षैतिज अक्ष को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, समय से। समय को हम इंडिकेट करते हैं t से और दूरी को इंडिकेट करते हैं x से। ठीक है, ये हमारे पास हमें पता चल गया। अब हम इन वैल्यूज को इसके अंदर रखेंगे, पुट करेंगे। देखिए बच्चे, x अक्ष पर समय दे रखा है और x अक्ष पर एक बिंदु है, इसके सामने दूरी हमारी 2 है। हमने देखा कि 1 और यहाँ 2, 1 और यहाँ पर कितना है, 2। ठीक है, ये हमें बिंदु प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, इस तरीके से हमने 1 देखा, यहां से हमने 2 देखा, तो ये बिंदु हमारा जो प्राप्त हुआ, पहला 1 सेकंड पर 2 मीटर जब चला तो प्राप्त हुआ। फिर 2 सेकंड पर 4 देखेंगे, 2 सेकंड पर यह है और 4 यहां पर कहां पर आ गया, इन दोनों का मिलान बिंदु देखेंगे कि 4 ये आ रहा है यहां पर और यहां से ये आ रहा उठकर यहां पर ऊपर की तरफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब इसी तरीके से तीसरा बिंदु देखेंगे तो 3 सेकंड पर कितना आ रहा है हमारा, 8। 3 सेकंड पर आ रहा है 6, तो यहां से सीधा उठते हुए गया ऊपर की तरफ। ठीक है, 3 सेकंड पर, और ये यहां से सामने से आया और ये कितना मिल गया हमें, 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ग्राफ इस तरीके से चलता चला जाएगा। जब इस तरीके से ग्राफ चलेगा और हमने यहां से अगर इन बिंदुओं को, किनको, इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, तो ये जो लाइन हमें प्राप्त हो गई, इसको हम S बोलेंगे। S यानी कि इसके बीच की चाल। S मतलब स्पीड। ठीक है, स्पीड मतलब चाल। मीन्स क्या है, जब हम ग्राफ कोई खींचते हैं तो उसमें समय और दूरी, उन दोनों के बीच में जो वक्र रेखा आती है, जो बीच में वक्र रेखा आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। या हम लिख सकते हैं कि वक्र का ढाल, क्या लिख सकते हैं, वक्र का ढाल ही चाल कहलाता है, ही चाल कहलाता है। ये हमें पता चलता है कि वक्र जो बनेगा उसका जो ढाल होगा वही हमारी चाल कहलाई जाएगी। और चाल को किससे, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चाल को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चे, यहां पर एक चीज और ध्यान देने की है कि जितना वक्र की अगर नीचे की तरफ वक्र बन रहा है तो चाल घटेगी। वक्र अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो चाल घटेगी। अगर वक्र ऊपर की तरफ खिसकेगा इससे तो चाल बढ़ेगी। सपोज हमने क्या किया कि किसी कंडीशन में वक्र इस तरीके से आ रहा होता, हमारी जो वैल्यू है ये वैल्यू कुछ अलग होती, तो वक्र अगर नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से ऐसे खिंचता चला जाएगा, तो इसका मतलब चाल हमारी कम है। और वक्र अगर जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है तो चाल हमारी ज्यादा है। सपोज हमने 2-3 वक्र ले लेते हैं। पहला वक्र ये ले लिया, इसे S1 लिख लें। दूसरा वक्र ये ले लिया, S2 लिख लें। तीसरा वक्र S3 लिख लें और इसके बाद यहां पर एक और वक्र लिख लें जिसको S4 लिख लेते हैं। ठीक है, तब इससे हमें पता चलेगा कि ये जो वक्र है ये छोटा होगा, सबसे बड़ा वक्र होगा S4। S4 बड़ा होगा S3 से और S3 से S3 बड़ा होगा S2 से और S2 बड़ा होगा S1 से।
इस तरीके से हमें ये ग्राफ के अंदर जो चाल है उस चाल को निर्धारित करना यहां से समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चे, समझ पा रहे हैं? इसके बाद हम देखते हैं अगला, यहां से क्या होता है, ये चाल जब पता चल गई तो इसके बाद हमें चाल के बारे में तो पता चल गया। अब चाल कई तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। पहली चाल होती है एक समान चाल। क्या होती है? एक समान चाल। दूसरी होती है असमान चाल। तीसरी होती है तात्क्षणिक चाल और चौथी होती है हमारी औसत चाल। हम इन सब के बारे में अभी इसमें पढ़ेंगे सही से। ठीक है, तो वो देखने के लिए आप इस पर बने रहिए और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं अगली हेडिंग आती है हमारी एक समान चाल। एक समान चाल या फिर इसे बोलते हैं या नियत चाल। क्या बोलते हैं इसे? नियत चाल। ठीक है बच्चे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक समान चाल या फिर नियत चाल। देखो बच्चे, ये होता है यदि, इसकी डेफिनेशन अगर लिखवाई जाए, देखो भैया जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप लिखते जाइए। अगर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बैकवर्ड जाकर भी आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया है। ठीक है, देखिए तो क्या करते हैं हम, एक समान चाल या फिर नियत चाल। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी चाल उस वस्तु की एक समान चाल कहलाती है। एक समान चाल कहलाती है। ये तो हो गई हमारी एक समान चाल। मतलब ये समझ लीजिए क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो ऐसी चाल उस वस्तु की एक समान चाल कहलाती है। सपोज जैसे कि एक सेकंड के अंदर कोई वस्तु 2 मीटर दूरी तय कर रही है, तो अगला एक सेकंड जब आएगा तो उसमें भी 2 मीटर दूरी तय करनी चाहिए। फिर उसके बाद अगला एक सेकंड आया तो उसके अंदर भी 2 मीटर ही चलनी चाहिए। इसका मतलब ये पता चलता है कि हर अगले मिनट के, अगले सेकंड के बाद अगर उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक समान चाल कहते हैं या एक नियत चाल कहते हैं। दोनों तरीके से पूछ सकता है। एक समान चाल बताइए तो ये डेफिनेशन है, नियत चाल पूछेगा तभी ये डेफिनेशन है। आप एक समान की जगह नियत वर्ड को लेकर आ जाएंगे। ठीक है, अगला इसका हेडिंग है, उसमें क्या आता है, एक समान की जगह असमान। क्या आ जाएगा यहाँ पर? असमान चाल। असमान चाल। ठीक है, असमान चाल या फिर क्या हो जाएगा, असमान चाल या फिर आपका हो जाएगा परिवर्ती चाल। इसे क्या बोलेंगे हम? परिवर्ती चाल। परिवर्ती चाल। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मैंने इसलिए नहीं बिगाड़ा जिससे कि आपको इस डेफिनेशन को दोबारा से समझाने में आसानी रहे, यानी कि आपको इन दोनों के बीच का अंतर पता चल जाए। देखिए बच्चे, जैसा कि इस शब्द ने ही कहा, वो समान थी और ये क्या, असमान। ठीक है, और यहाँ क्या था, परिवर्ती है, और वो क्या थी, नियत। नियत का मतलब जो ना बदले और परिवर्ती का मतलब बदलती रहे। तो डेफिनेशन आप यहां से एक याद करेंगे, दूसरी अपने आप याद हो जानी चाहिए। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो समान दूरी ना करके क्या हो जाएगा, अलग अलग दूरी तय करती है। अलग अलग दूरी तय करती है, या फिर लिख सकते हैं असमान दूरी तय करती है। क्या लिख सकते हैं? असमान दूरी तय करती है तो ऐसी चाल को उस वस्तु की असमान चाल या फिर परिवर्ती चाल कहते हैं। यानी कि जो चाल बदलती रहती है, एक सेकंड में सपोज 2 मीटर चली थी,
अगले सेकंड में सपोज 1 मीटर चली है, उससे अगले सेकंड में हो सकता है फिर 2 मीटर चले, और उसके बाद अगले सेकंड में 3 मीटर चलने लगे। मीन्स वो क्या कर रही है, बार बार अपनी स्पीड को बार बार बदलती जा रही है। तो ऐसी चाल क्या होगी हमारी, अपरिवर्तित चाल होगी, यानी कि परिवर्तित चाल, असमान चाल, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता चलता है, यहां से हमें पता चल गया असमान चाल के बारे में और चाल के बारे में, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद अब पढ़ते हैं हम तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है, देखो बच्चे, अगर हम लगातार चलते जा रहे हैं तो चलते चलते हमने कभी किसी क्षण, जैसे कि तुरंत एट प्रेजेंट कहीं जाते समय टक्कर हो गई कहीं, या कुछ भी है, जिस समय हम जिस मूवमेंट पर कोई वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, उस समय कौन सी चाल है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। ठीक है, कह सकते हैं कि ऐसी चाल जो बहुत ज्यादा कम समय के लिए यूज की जाए, या बहुत ज्यादा कम समय के लिए, कम समय में ज्ञात कर ली जाए, उसी को बोलते हैं हम तात्क्षणिक चाल। ठीक है, क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। ठीक, तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कि देखिए बच्चे, जब हम चाल को सूक्ष्म समय अंतराल में तय करते हैं, समय अंतराल में तय करते हैं, तो यह चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, अब क्या होती है तात्क्षणिक चाल, इसे अगर निकालते हैं तो तात्क्षणिक चाल बराबर, हम इसे लिमिट से शो करते हैं। देखिए बच्चे, कभी भी फिजिक्स के अंदर या कहीं पर भी हमें बहुत छोटी वैल्यू अगर फाइंड करनी होती है तो उसे लिमिट से शो करते हैं। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी कि डेल्टा टी, डेल्टा शब्द का मतलब होता है बहुत छोटा, समय 0 के बराबर हो यानी कि नगण्य हो, तब चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। ठीक है, तो जो छोटे समय के लिए तो छोटी दूरी होगी और छोटा ही समय होगा। तो हम अगर तात्क्षणिक चाल को फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, लिमिट टी टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ये रखा हुआ है, इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड ही होगा, क्योंकि चाल है, इससे तात्क्षणिक हो या कुछ भी है, चाल है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ना इसके फॉर्मूले में, सॉरी, ना इसके मात्रक में चेंज होगा और ना ही इसकी बीमा में कोई भी चेंजिंग होगी। ठीक है, इसके बाद अगला आता है हमारे पास औसत चाल। बच्चे, जब ये अगर समझ चुके हैं तो औसत चाल को बहुत ही आसानी से समझेंगे। देखिए बच्चे, कि कभी कभी हम क्या करते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं और जाते समय कहीं पर हम बहुत तेजी से जा रहे हैं और उसके बाद रुके, फिर और कम हो गए, फिर कभी और तेज हो गए, यानी कि हमारी चाल हमेशा एक जैसी बनी नहीं रहती है। ठीक है, तो वहीं पर हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे पहले इसको, औसत चाल को। किसको, औसत चाल को। ठीक, सपोज हमने क्या किया, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। औसत चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा, देखो भैया क्या है औसत, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में एक्चुअली क्या है, मैं लिखवाता कम हूं इसलिए समझ लेना आप। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में कुल दूरी तथा कुल समय अंतराल किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में
कुल दूरी तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, औसत चाल का। अब बच्चे देख लेते हैं कि औसत चाल पता तो चल गई, अब इसको किस तरीके से हमने काउंट करना है वो चीज समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति था ए और वो यहां से बी के पास पहुंचा, फिर वहां से सी के पास पहुंचा और वहां से फिर बी के पास पहुंचा। ठीक है, तो इसके बीच में 3 दूरी आ गई। तो दूरी सपोज ये 100 मीटर है, ये भी हमारी 100 मीटर है और ये दूरी हमारी भी 100 मीटर ही है। ठीक है, ये 3 दूरियां हमारी 100-100 मीटर की हैं। ठीक है, अब यहां से सपोज वो पहले तो 5 मिनट में उसने दूरी तय करी है, उसके बाद दोबारा जब गया, या 5 सेकंड में कर लो, 5 सेकंड में इसने ये दूरी तय करी, उसके बाद इसने ये 10 सेकंड लगा दिए और यहां पर पहुंचने के लिए इसने 15 सेकंड लगा दिए। ठीक है, इस तरीके से इसने क्या किया कि 15 सेकंड बाद में इसने काउंट कर ली। तो बच्चे अगर ए से बी तक की अगर हम चाल निकालें, ए से बी तक की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी थी 100 और समय था 5, इससे काटेंगे कितना हो गया? 20, यानी कि चाल कितनी हो जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड पहली। ठीक है, उसके बाद अगर बी से लेकर सी तक की अगर चाल निकालें तो वो कितनी हो जाएगी? 100/10, 100/10, 0 0 गया बराबर 10 मीटर पर सेकंड, ये चाल हो गई। इसके बाद अगर हम सी से डी की चाल निकालें तो वो कितनी हो जाएगी? 100/15। ठीक है, तो इसे काटेंगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 0, यानी कि इसे हम 20/3 या काटें अगर तो 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 6, इस तरीके से आता रहेगा, यानी कि 6.66 मीटर पर सेकंड या फिर 6.667 मीटर पर सेकंड, ये इसकी चाल आ जाएगी। लेकिन ये जो चाल निकल के आई ये इनके बीच की निकल के आई, ए बी के बीच की, बी सी और सी डी के बीच की। अगर हमें इन पूरे यहां से लेकर ए से लेकर डी तक के बीच की चाल निकालनी है तो उसको बोलते हैं औसत चाल। और ए से लेकर डी तक की चाल, औसत चाल जो होगी वो हो जाएगी कुल दूरी बटे कुल समय। 1 2 3, यानी कि कितना हो गया? 100 200 300, 300 बटे नीचे कितना है? समय दे रखा 15 और 5 20 और 10 30, 0 से 0 कटा बराबर 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की चाल से वो पहुंचा। ठीक है, तो हमें यहां से पता चला कि अलग अलग चल रहा था। वो पहली चाल थी उसकी 20 मीटर पर सेकंड, दूसरी थी 10 मीटर पर सेकंड और तीसरी थी 6.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन जब हमने औसत निकाला तो औसत कितना निकल के आया? 10 मीटर पर सेकंड। यहीं से हमें पता चल जाता है कि औसत चाल क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया। आज जो हमने टॉपिक लिया वो लिया चाल। ठीक है, जिसके अंदर हमने आपको ग्राफ भी समझाया, चाल की डेफिनेशन समझाई, एक समान चाल समझाई, असमान चाल समझाई, ताक्षणिक चाल समझाई और साथ में हमने औसत चाल समझाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा वेग को, वेग के बारे में इसी तरीके से पूरी चीज आपको समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मेरा समझाया हुआ अगर समझ में आता है तो उसे एक बार जरूर बताना मुझे कमेंट में कि हाँ सर आपका समझाया हुआ मुझे समझ में आ रहा है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि बताइए वो कौन सी चाल थी जिसके अंदर गति परिवर्तित होने पर, मतलब समय अंतराल हो रहा था और उसके अंदर गति परिवर्तित नहीं होती, चाल को परिवर्तित नहीं हो रही थी, उसका क्या नाम था? यानी कि चाल उसमें अपरिवर्तित थी, उस चाल का नाम क्या था? ये कमेंट में मुझे जरूर बताना। ओके, थैंक यू, गुड लक।